हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार और आप सभी लोगों को पता है बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक सीरीज ले रहे हैं जो आप लोग के अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो बोर्ड्स एग्जाम का अपकमिंग एग्जामिनेशन जो है, जो कि अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट एंड काफी दिनों से बच्चे इसके बारे में वेट कर रहे थे, काफी दिनों से बोल रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे मुझे यहाँ पे पर्सनली एज वेल एज कमेंट्स में आ रहे थे कि आप लोग कभी हॉट्स लोगे। तो हॉट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा। सबसे ज्यादा जो डरावना चीज है अभी जो होने वाला है आपका एग्जाम में, वो वही होने वाला है हॉट्स। बिकॉज 29 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, 40 मार्क में से जो 29 मार्क है वो तो आपका टेक्सचुअल बेसिक रहने वाला है, तो वो तो आप लोग को आ जाएगा, आप लोग कर लोगे। बट देन द क्वेश्चन अराइजेस इज कि अभी हम लोग ये आगे का 11 मार्क्स का क्या करें। ये 11 मार्क्स सभी लोगों को पता रहेगा बच्चा। 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने आपको 8 मार्क्स हो जाएगा एंड 3 मार्क्स का एक कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन आने वाला है बच्चा, वो एक। तो टोटल मिलकर 11 मार्क्स का एक्सटर्नल हॉट्स आते हैं। तो एक्सटर्नल हॉट्स करने के लिए आप काफी सारे टॉपिक्स लेते हो, काफी सारे पब्लिकेशंस जैसे नवनीत हो या जीवनदीप हो या टारगेट, उससे आप लोग क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं एंड पढ़ने की कोशिश करते हैं, विच इज अ नाइस थिंग, आप लोग करो। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें करने से पहले आई वुड लाइक टू से आप लोग पीवाईक्यूज जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, उसमें जो स्टेट बोर्ड ने ही पूछा गया था हॉट्स 4 मार्क के एंड 3 मार्क के, वो सबसे पहले प्रैक्टिस अगर करके जाओगे तो इट विल बिकम वन ऑफ दी, एक फंडामेंटल्स हो जाएगा आप लोग को हॉट्स पढ़ने के लिए। क्या पता उसके टाइप का ही क्वेश्चन आप लोग को आगे जाकर आए। तो आज मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, जब से ये एक्सटर्नल क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गया, मैंने 2020 से स्टार्ट किया, तब से मैंने यहाँ के जितने भी पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस है उसको मैंने यहाँ पे आज सॉल्व करने की कोशिश की है आप लोग सभी लोगों के लिए। प्लीज एग्जाम से पहले आप लोग इसको अच्छी तरह से रेफर करें एंड प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग को बाकी के एक्सटर्नल हॉट्स भी सॉल्व करने में मदद हो सकता है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, वन पर्सन borrows 4,000 rupees and agrees to repay with a total interest of rupees 500 in 10 installments, each installment being less than the preceding installment by rupees 10. What should be the first and last installment? बच्चों ये क्वेश्चन मैंने मार्क करके भी दिया था आप लोग को टेक्स्ट बुक में, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हमेशा आता है, एग्जाम में आया भी था इन मार्च 2020, वैल्यू चेंज होकर आया था। मैं यहाँ पे इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी हाउ दिस क्वेश्चन गोज। वन पर्सन borrows 4,000 rupees and agrees to repay with a total interest of 500, मतलब 4,000 रुपए लिए, बट जब उसको रीपे करना था तो वो इंटरेस्ट 500 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा था। मतलब उस बंदे को टोटल कितना पैसा देना पड़ा, 4,500। सो मैं बोल सकता है यहाँ पे 4,500 रुपीज देना पड़ेगा। बट ये 4,500 रुपीज जब देना था उसको, तो उसने क्या बोला कि आई एम गोइंग टू रीपे दिस इन 10 इंस्टॉलमेंट्स। मैं ऐसा डायरेक्टली 4,500 दूंगा नहीं, मैं इसको 10 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में देने वाला हूं। तो मैंने क्या किया, 4,500 को 10 भाग में, 10 डिविजन्स में यहाँ पे डिवाइड कर लिया। सिंपल है। तो यहाँ पे बच्चा ये जो 10 डिविजन दिख रहा है आप लोग को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है मालूम है, यहां पे लिखा है कि ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 10, मतलब ये एपी बन रहा है, हर एक 10-10 से कम हो रहा है, मतलब ये सीक्वेंस जो है वो एपी है। तो मैंने यहां पे हर इंस्टॉलमेंट को T1 T2 T3 T4 T6 ऐसा करके T10 तक लिख लिया। वेरी सिंपल है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने का है क्या? द आंसर टू दिस इज नो, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आप रफ फिगर में बना सकते हैं। अब यहां पे T1 से लेकर T10 सारे इंस्टॉलमेंट्स हैं। आपको नहीं लगता बच्चे ये सारे इंस्टॉलमेंट्स को अगर मैं ऐड करूंगा T1 प्लस T2 प्लस T3, तब जाकर मेरा 4,500 बनेगा? मतलब क्या मैं बोल सकता हूं एक सिंपल लैंग्वेज में कि सम ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज सम ऑफ 10 इंस्टॉलमेंट्स इज 4,500 एंड सम ऑफ 10 इंस्टॉलमेंट्स का मतलब होता है S10। तो यहां पे आपको वैल्यू मिल गया S10 इज इक्वल टू 4,500 एंड दैट इज व्हाट वाज गिवन टू अस। तो सबसे पहला गिवन हम लोग को मिल गया। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चा, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय रुपीज 10। इसका मतलब क्या है कि मेरा नया इंस्टॉलमेंट मेरे पुराने इंस्टॉलमेंट से 10 रुपए कम है। मतलब आज अगर मैं इंस्टॉलमेंट 100 रुपए भर रहा हूं तो मैं अगले महीने 90 रुपीज भरूंगा, अगले महीने 80 रुपीज भरूंगा। मतलब मेरा ये जो एपी आप लोग को दिख रहा है ये एक डिक्रीजिंग एपी है, 10-10 रुपए से कम हो रहा है।
तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चा, जब AP डिक्रीजिंग होता है तो मैंने आपको बताया था इट विल बी -10 एब्सोल्युटली। तो यहां पे जो D मिलेगा आप लोग को दैट विल बी इक्वल टू -10। आपको S10 का वैल्यू दिया था, आपको D का वैल्यू दिया था, आपको सिर्फ निकालना था उसको अच्छी तरह से। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, व्हाट शुड बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, जिसको हम T1 या फिर A बोलते हैं, मतलब उन्होंने A हमसे एक्सपेक्ट किया। एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारे केस में कौन है बच्चा, T10 है, तो हमसे T10 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है बट इजी है बच्चों। S10 का वैल्यू दिया है तो क्यों ना हम S10 का वैल्यू से ही SN का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, क्योंकि जो दिया है गिवन ही जीवन है, तो SN का फॉर्मूला लिखेंगे SN इज इक्वल टू n/2 एंड द क्वेश्चन इज 2a प्लस n-1 इंटू D। यहां पे बच्चों SN के जगह पे मैंने लिख लिया S10, मतलब मैं N के जगह पे 10 रिप्लेस कर रहा हूं बिकॉज मेरे पास S10 का वैल्यू है। तो इट विल बिकम n/2 मतलब 10/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू A का वैल्यू नहीं पता है तो 2a प्लस n-1 मतलब 10-1 मल्टीप्लाइड बाय D इज -10। सिंपल। अब एक और चीज है जो बच्चा हमेशा भूल जाता है, आप लोग भूल जाते हो, प्लीज वो भूलना मत। यहां पे S10 का वैल्यू भी पता है। ऊपर देखो बच्चों, S10 का वैल्यू 4500 है, सो रिप्लेस करो। 4500 इज इक्वल टू 10/2 5 होता है, 2a विल रिमेन द सेम, 10-1 9 होता है बच्चों, 9 मल्टीप्लाइड बाय -10। सिंपल। चलो सॉल्व करो। 4500 के साथ वो 5 आप लोग को दिख रहा है, वो 5 को आप इधर ले सकते हैं, तो 4500 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 2a, 9 इंटू -10 होता है -90। सिंपल। तो आपको 4500 को 5 से डिवाइड करना है, विच विल बिकम 900 इज इक्वल टू 2a -90। -90 को वहां पे शिफ्ट करो, +90 हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 900 + 90 कितना होता है बच्चों, सभी लोगों को पता है 990 होता है। तो 2a इज इक्वल टू यहां पे बन जाएगा 990। अगर आपको a का वैल्यू निकालना है बच्चों तो a का वैल्यू हो जाएगा 990 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट बिकम्स 495। आपको सबसे पहला आंसर मिल भी गया बच्चों। इट वॉज वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, था कि नहीं बच्चा। तो A का वैल्यू मिल गया। अभी उन्होंने हमसे एक्सपेक्ट क्या किया था, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब T10, तो हम यहां पे Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय D, बट हमें T10 चाहिए तो 10 रिप्लेस करो n के जगह पे। A का वैल्यू पता चल चुका है 495 प्लस 10-1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय D का वैल्यू -10 है। सिंपल। तो यहां पे बच्चों 495 विल रिमेन द सेम, 10-1 9 होता है, 9 मल्टीप्लाइड बाय -10 कर लेना, सबको पता है -90 होने वाला है। एंड 495 -90 करोगे तो आपको मिल जाएगा T10 इज इक्वल टू 405। आपको दोनों आंसर यहां पे मिल चुके हैं बच्चों एंड दैट बिकम्स द फाइनल आंसर ओवर हियर, दैट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट्स ओवर हियर आर 495 रुपीज एंड 405 रुपीज रेस्पेक्टिवली, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। था कि नहीं बच्चा। ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आया था एग्जाम में एंड आई थिंक इट इज वर्थ फॉर 4 मार्क्स बिकॉज क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा वैल्यू चेंज होकर आया, टेक्सचुअल क्वेश्चन ही था। ओके, गोइंग फॉर द फॉर एन अनदर क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिया है एंड ये भी आया था बच्चा मार्च 2020 में। एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू प्लीज फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा डेंजरस था बच्चा। अगर इसको आप लोग को डायग्रामेटिकली समझना है तो मैंने डायग्राम भी बना के दिया है, ध्यान से सुनो बच्चों, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में। Sum of the areas of the two squares is 400 square meter बोला है। If the difference between their perimeters is 16 meter, find the sides of the two squares बोला था। तो साइड बोला था तो रहने दो साइड वाले को। तो यहां पे बच्चा सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, मैं यहां पे है ना साइड अस्यूम किया हूं, लेट द साइड। यहां पे बच्चा मैंने लिखा है लेट द साइड्स ऑफ द बिगर स्क्वायर एंड द स्मॉलर स्क्वायर। अब ये कैसे पता चला मुझे कि एक बिगर एंड स्मॉलर है, दोनों इक्वल क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग जरा ऊपर क्वेश्चन देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स, पेरीमीटर का डिफरेंस मिल रहा है मतलब जाहिर सी बात है एक स्क्वायर बड़ा ही हुआ रहेगा एंड एक स्क्वायर छोटा था। तो मैंने यहां पे बड़े स्क्वायर का जो साइज है, यहां पे जो साइड का साइज है वो मैंने x मीटर लिखा एंड जो छोटा था उसको y मीटर लिखा। इस चीज को समझने के लिए मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दिए। एक बड़ा स्क्वायर लिया एंड एक छोटा स्क्वायर लिया जिसके साइड्स मैंने दिखा दिए बच्चा x मीटर एंड y मीटर रेस्पेक्टिवली। सिंपल था। ओके, अब मजे की बात देखो बच्चों, यहां पे कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं। बच्चों ऊपर लिखा है सम ऑफ द एरियाज। सबको पता होगा कि स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर? इट इज साइड स्क्वायर। यहां पे साइड x एंड y रेस्पेक्टिवली है, तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चा? एरिया इसका हो जाएगा x का स्क्वायर एंड इसका हो जाएगा y का स्क्वायर। वेरी सिंपल, एरिया मिल गए। अब बच्चों सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर मीटर। इस कंडीशन का मतलब क्या? सम ऑफ द एरियाज मतलब एरिया का सम, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का एडिशन।
सिंपल है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर मीटर, मतलब दैट विल बिकम 400। वेरी सिंपल, इजी था। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क करूंगा बिकॉज फिलहाल के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख तो रहा है बट 2 वेरिएबल्स है, कुछ कर नहीं पा रहा हूं, सो आई एम गोइंग टू कीप दैट एज इट इज। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले में। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स, अब ये सेकंड कंडीशन बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों। आप लोग को इसके लिए स्क्वायर का एरिया भी पता होना चाहिए एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला भी। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड, एंड सारे साइड का एडिशन मतलब 4 टाइम साइड होता है स्क्वायर में। तो डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, पेरीमीटर ऑफ द लार्जर स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ द लार्जर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम साइड मतलब 4 टाइम्स x हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा, माइनस पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना देकर रखा है, 16 मीटर, तो दैट विल बिकम 16 मीटर। वेरी सिंपल। अब चाहो तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर सकते थे, मैं नहीं करूंगा। यहां पे बच्चा मैं डिवाइड दिस थ्रू आउट बाय 4 कर सकता हूं। आई थिंक इक्वेशन बन पा रहा है। तो इफ आई डिवाइड दिस थ्रू आउट बाय 4 बच्चों, तो क्या हो सकता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4 करो बच्चों, तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। सिंपल भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मिलने के बाद यहां पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 भी मार्क कर सकता था, बट फिर भी मैंने नहीं किया। मैं क्या करूंगा बच्चे, यहां पे देयरफॉर x माइनस वाई को वहां पे लेके जाऊंगा, तो x इज इक्वल टू प्लस वाई हो जाएगा एंड y प्लस 4 बनेगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया होगा, काफी बच्चों को तो समझ में आया ही होगा, बट नहीं समझा है तो लेट मी हेल्प यू आउट। यहां पे मैंने x का वैल्यू निकाला बच्चा इन टर्म्स ऑफ y, ताकि वो जो x का वैल्यू मुझे मिला है इन टर्म्स ऑफ y प्लस 4 जो मिला है, मैं उसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा इन x। आपने एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक टॉपिक सीखा होगा बच्चों, लीनियर इक्वेशन में कुछ ऐसा ही होता है वो, समझा बच्चा? ग्रेट। तो आई कैन सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रहा था, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के जगह पे x का वैल्यू y प्लस 4 है, तो y प्लस 4 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 400। समझ में आया बच्चा? मैंने सिर्फ x के जगह पे y प्लस 4 डाल दिया है, जो कि मुझे इक्वेशन नंबर 2 में मिला था। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज वेरी सिंपल। इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों। y प्लस 4 का स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसा लगता है, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू वाई इंटू 4 मतलब 8y प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। बच्चों इसके आगे कोई लॉजिक नहीं बचा, इसके आगे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। अभी सिर्फ प्योर अलजेब्रा है, आपको सिर्फ नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस खत्म हो गया। 4 मार्क का क्वेश्चन। यहां पे y स्क्वायर लाइक टर्म से तो 2y स्क्वायर बनेगा प्लस 8y विल रिमेन द सेम, 16 विल रिमेन द सेम एंड 400 को मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो माइनस 400 बन जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। तो 2y स्क्वायर प्लस 8y विल रिमेन द सेम, 16 माइनस 400 होता है बच्चा माइनस 384 इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूं, बट मैं इक्वेशन को इजी करना चाहता हूं, तो मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 करूंगा। यहां पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 384 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 192 मिलेगा इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। होपफुली बच्चा आप सभी लोगों को अभी हॉट्स कर रहे हैं, मतलब आप लोग को नॉर्मल फैक्टराइजेशन तो आता ही होगा। चलो फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चा। 192 का ऐसा फैक्टर जो माइनस करने पर आपको मिडिल टर्म मिले 4, कौन सा है बच्चा? मिल गया कौन सा? राइट बच्चों, यहां पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 12y, बिकॉज 16 और 12 का मल्टीप्लाई करने पर 192 होता है एंड दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर पॉजिटिव 4 मिलता है। ग्रेट। एंड माइनस 192 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। टेक द लाइक टर्म्स टुगेदर बच्चा फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स। दोनों में y कॉमन है, बचेगा ब्रैकेट में y प्लस 16। बाकी दो में क्या कॉमन है? माइनस 12 कॉमन है, फिर से बचेगा बच्चा y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 16, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आइदर y प्लस 16 विल बी इक्वल टू 0 और y माइनस 12 विल बी इक्वल टू 0। तो सबको पता है बच्चा y प्लस 16 0 रहेगा तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 16, और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 रहेगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 12। इन दोनों इक्वेशंस में बच्चा इस दोनों आंसर जो मिले आप लोग को, इसमें एक आंसर नहीं चलेगा। कौन सा? y कैन नेवर बी इक्वल टू माइनस 16, बिकॉज y यहां पे क्या है बच्चा? साइड है। साइड कैन नेवर बी नेगेटिव एंड दैट इज वाई बच्चा y का वैल्यू सिर्फ 12 होना चाहिए। जैसे ही आपको y का वैल्यू 12 मिला बच्चों, तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2। कुछ याद आ रहा है बच्चा आप लोग को? इक्वेशन नंबर 2 क्या था? x इज इक्वल टू बच्चा यहां पे मैंने 12 प्लस 4 लिखा है,
कुछ याद आ रहा है बच्चा? वहां पे x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 करके इक्वेशन था, देख लो। तो यहाँ पे 12 प्लस 4 हो जाएगा एंड दैट विल बिकम 16। आपको x का वैल्यू भी मिल गया, आपको y का वैल्यू भी मिल गया एंड ये दोनों भी थे बच्चा साइड ऑफ द स्क्वायर्स। आपको फाइनल आंसर मिल चुका है बच्चों। द फाइनल आंसर इज द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस हॉट्स वाला क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड्स एग्जामिनेशन फ्रॉम मार्च 2020 एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम में आया था तभी स्किप किया था बिकॉज बाकी के 2 क्वेश्चंस इजी थे, बट क्या पता बच्चों आपको स्किप करने का मौका नहीं मिले एंड यही क्वेश्चन आ जाए तो करके जाना बच्चा। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड सॉल्व। अब इसको बच्चा आप लोग को है ना रूट ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू 4 देकर रखा है एंड 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन xy करके दिया है। ये भी क्वेश्चन आया था बच्चा मार्च 2020 में, 3 मार्क के लिए आया था। बड़ा सिंपल था बट बच्चों ने स्किप किया। यहां पे बच्चों रूट ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू 4 आप लोग सबसे पहले कंसिडर करते हैं। मैं सबसे पहले बच्चों हर एक बच्चे को हमेशा बोलते आया हूं कि जब भी आप लोग को अंडर रूट दिखा तो सबसे पहले अंडर रूट को उड़ा दो। दैट्स अ वेरी डेंजरस पार्ट बच्चों, उसको कभी नहीं रखने का। तो रूट को निकालने के लिए हमारे पास कौन सा शस्त्र है बच्चों? यस, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। मैंने यहां पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में रूट तो निकल गया, तो मतलब बचा x अपॉन y एंड राइट हैंड साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट विल बिकम 16। हुआ कि नहीं बच्चा? मेरा रूट निकल गया। बट बच्चों ये सामने दिया हुआ इक्वेशन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर कोई लीनियर इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म में दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो मैंने क्या किया मालूम है, नीचे का जो y है उसको शिफ्ट कर लिया वहां पे, तो मुझे मिला x इज इक्वल टू 16y एंड बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 16y को लेफ्ट में लेकर x माइनस 16y इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, जो कि राइट है, बट मैं कभी नहीं करता क्योंकि मुझे ना एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ज्यादा पसंद है। वो ज्यादा इजी होता है बिकॉज उसमें कोएफिशिएंट को सेम करना वगैरह का टेंशन नहीं होता है, आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यकीन नहीं मानते तो देखो बच्चों यहाँ पे x इज इक्वल टू 16y मिलने के बाद मैंने सेकंड इक्वेशन उठाया। अब सेकंड इक्वेशन एक फ्रैक्शन वाला इक्वेशन था, तो यहां पे मैंने क्या किया, आई जस्ट डिड अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो y मल्टीप्लाइड बाय 1 बन गया बच्चों y प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 1 गया बच्चों x डिवाइडेड बाय x इंटू वाई नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो xy इज इक्वल टू 1 अपॉन xy बनेगा। अगर आप लोग देखोगे बच्चा तो दोनों में भी डिनोमिनेटर xy कैंसिल होने की ताकत रखता है, तो xy कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर ही गायब हो गया। तो बचा क्या? ऊपर बचा y प्लस x इज इक्वल टू 1। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 को मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहां पे बच्चा मुझे इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गया। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 2 मिलने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 में जो x का वैल्यू मिला है क्या मैं वो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं इक्वेशन नंबर 2 में? हां कर सकता हूं। तो यहां पे हो जाएगा बच्चा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन 2 आई गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के जगह पे हो जाएगा 16y प्लस वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि x का वैल्यू 16y है, इक्वेशन नंबर 1 ने बताया। 16y प्लस वाई होता है 17y इज इक्वल टू 1। अगर 17y का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा? 1 अपॉन 17 बन जाएगा एंड आपको एक आंसर फ्रैक्शन में मिलने वाला है। बच्चों दिस आंसर इज इन द फ्रैक्शन, सो प्लीज इसको डेसिमल में मत कन्वर्ट करके आना। ये एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है, उसको सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन ही रहने दो। y इज इक्वल टू 1 अपॉन 17 मिलने के बाद क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ? नहीं, अभी हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस y इज इक्वल टू 1 अपॉन 17 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 16y है, 16 इंटू y, बट y तो 1 अपॉन 17 है, तो 16 इंटू 1 अपॉन 17 कितना देगा? 16 अपॉन 17 देगा एंड मुझे यहां पे x इज इक्वल टू 16 अपॉन 17 भी मिल गया। बड़ा सिंपल सा आंसर था। फाइनल स्टेटमेंट लिखना ना भूले बच्चों, x का वैल्यू पहला लिखने का, y का वैल्यू बाद में। तो यहां पे आ जाएगा बच्चा, इधर लिखूंगा 16 अपॉन 17 एंड 1 अपॉन 17 आर द सॉल्यूशंस, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आया था बच्चों, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने स्किप किया था। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट होप कि आप ना करो अगर ये आएगा तो। यहां पे जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। A dealer sells a toy for ₹24 and gains as much percentage as the cost price of the toy. Find the cost price of the toy. ये भी क्वेश्चन उसी क्वेश्चन पेपर में आया था मार्च 2020। दोनों भी 3-3 मार्क के क्वेश्चन, वो एक गया एंड ये एक। ये उल्टा ज्यादा डिफिकल्ट था, वो थोड़ा इजी था। ओके,
A dealer sells a toy for ₹24 and gains as much percentage as the cost price of the toy. Find the cost price of the toy. मतलब एक टॉय है, उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हमें जो फाइंड आउट करने को बोला है हम उसी को अस्यूम करेंगे। सो लेट द कॉस्ट प्राइस, जिसको मैं सीपी बोलूंगा प्यार से, ऑफ द टॉय भी ₹X। अब बच्चों ध्यान से सुनना, टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में ये चीजें इजी बन जाएंगे। अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24। एक डीलर ने वो टॉय को बेचा, बेचने वाले चीज को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, मतलब एसपी। तो यहां पे द सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ द टॉय इज गिवन टू बी ₹24 एंड सीपी हमारा एक्स है। एंड ऊपर लिखा है गेन्स। गेन का मतलब समझते हो बच्चा? गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। उस बंदे को गेन हुआ है, तो गेन होना मतलब प्रॉफिट होता है। लॉस का मतलब लॉस होता है, लूज करना, एंड गेन करना मतलब प्रॉफिट होता है। मतलब इस बंदे को प्रॉफिट हो गया। बच्चों 8th स्टैंडर्ड या फिर 7th स्टैंडर्ड का एक सिंपल सा टॉपिक याद है आप लोग को, प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कुछ याद है? तो यहां पे मैं प्रॉफिट निकालूंगा बच्चा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस मेरा 24 है एंड मेरा कॉस्ट प्राइस x है, तो 24 माइनस x बन जाएगा। वेरी सिंपल। बट उसके बाद बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ डीलर ने सेल करने के बाद उसको गेन हुआ एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस, मतलब परसेंटेज गेन चाहिए। परसेंटेज गेन का मतलब होता है परसेंट प्रॉफिट। आपको परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला है ना बच्चों, मैं दूंगा, बट उसके पहले यहां पे लिखा क्या है कि द परसेंटेज गेन जो उसका हुआ है, गेन्स एज मच परसेंटेज, वो उसके कॉस्ट प्राइस के साथ इक्वल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं उसका परसेंट प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस उतना ही है, एंड कॉस्ट प्राइस तो हमने x अस्यूम किया है, तो परसेंट प्रॉफिट जो होगा वो भी x% हो जाएगा। देखो ना बच्चा, क्वेश्चन ही पढ़ो। ही इज गेनिंग एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस, तो उसका परसेंट प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। कॉस्ट प्राइस उसका x है, तो परसेंट प्रॉफिट भी उसका x% हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब बच्चा परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है, परसेंट प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हम लोग ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया था। अब धीरे धीरे एक एक करके सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। परसेंट प्रॉफिट कितना है बच्चा? x, तो यहां पे हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना था बच्चा? 24 माइनस x डिवाइडेड बाय सीपी कितना है बच्चों? सीपी है आपका x मल्टीप्लाइड बाय 100। बाप रे, इतना सब कुछ करना है। अब बच्चा मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, ये डिनोमिनेटर का x जो है वहां पे शिफ्ट करूंगा, तो x इंटू एक्स बन जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा, फिर आप लोग के पास 24 माइनस x जो दिख रहा है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आई होप सभी लोगों को पता है बच्चा, 24 माइनस x जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 भी 100 से मल्टीप्लाई होगा एंड x भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो 24 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा 2400 देगा, माइनस x जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 100x देगा। सिंपल। क्या आपको दिख रहा है बच्चे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हुए? आपका काम खत्म हो गया, आपको सिर्फ इतना ही समझना था, बाकी दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। अब बच्चों यहाँ पे देखो x स्क्वायर विल रिमेन द सेम, माइनस 100x उधर जाएगा तो प्लस 100x हो जाएगा, 2400 उधर जाएगा तो माइनस 2400 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट दी फैक्टर्स ऑफ 2400 जो माइनस करने पर 100 मिले। नहीं जमता है तो 2400 को भूल जाओ, 2 zeros निकालो। 24 का ऐसा फैक्टर चाहिए जो माइनस करने पर 10 दे। कौन सा है? 24 का ऐसा फैक्टर जो प्लस करने पर 10 नहीं बोल रहा हूं, 6 4 नहीं होगा, माइनस करने पर 10 दे बच्चा। कौन सा है? 12 2 बराबर है। तो बच्चा यहां पे क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू गेट x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0 जो था उसमें आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 120x हो जाएगा माइनस 20x हो जाएगा माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। एज सिंपल एज दैट। अब अच्छा x स्क्वायर प्लस 120x में कॉमन फैक्टर क्या है? x है, तो x प्लस 120 माइनस 20 कॉमन लोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा? फिर से हो जाएगा x प्लस 120, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 120, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। Either x plus 120 will be equal to 0 या फिर x minus 20 will be equal to 0। मतलब x का वैल्यू या तो माइनस 120 होना चाहिए, नहीं तो x का वैल्यू 20 होना चाहिए। बच्चों x एक कॉस्ट प्राइस था,
तो प्राइस कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए x का वैल्यू -120 नहीं हो सकता एंड दैट्स व्हाई x का वैल्यू सिर्फ 20 हो सकता है एंड x नथिंग बट द कॉस्ट प्राइस था, हमें कॉस्ट प्राइस निकालने बोला था, तो आई कैन फाइनली से द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय इज ₹20 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। एक छोटी सी बात बताओ बच्चों दूसरे क्वेश्चन में जाने से पहले, एक छोटा सा बात जो आप लोग यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे जो कॉस्ट प्राइस मिला है ₹20, क्या ये राइट है या रॉन्ग है, ये मैं कैसे चेक करूं मेरा राइट है या रॉन्ग है। तो वो जरा कंडीशन देखो बच्चों एंड कंडीशन के हिसाब से जाते हैं। इस बंदे ने कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा था ₹20 में एंड इस बंदे ने बेचा था ₹24 में, तो उसको कितना रुपीस का प्रॉफिट हुआ रहेगा? ₹4 का प्रॉफिट। ₹4 का प्रॉफिट हो गया बच्चों, तो जरा मुझे बताओ ना परसेंट प्रॉफिट कितना हुआ रहेगा? ₹4 का प्रॉफिट हो गया, परसेंटेज कितना होगा? 4 अपॉन कॉस्ट प्राइस मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। चेक करो, ₹4 अपॉन ₹20 मल्टीप्लाइड बाय 100। जरा बच्चों चेक करो 4 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना मिलता है, चेक करके देखो कितना मिलता है। 4 1 जार 4 5 जार 5 1 जार 5 20 जार 20%, मतलब परसेंट प्रॉफिट इज 20% एंड कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो ₹20। मैच किया। कंडीशन क्या बोला था कि परसेंट प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम वैल्यू दे रहा है, 20% एंड ₹20, एज सिंपल एज दैट। आपने यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया एंड यू गॉट द आंसर बच्चा परफेक्टली एंड दैट इज ग्रेट एंड इतना ही आप लोग को करना है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज हाफ ऑफ द अदर रूट, शो दैट b² = 9ac/2। यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चा जुलाई 2020 को, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चा, मस्त है, तो आप लोग ये ट्राई करके देख सकते हैं। देखो, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज हाफ ऑफ द अदर रूट। बच्चा रूट वाले क्वेश्चन कितने लोगों ने पढ़ाई किया है? आई होप सभी लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं जिसको हम अल्फा एंड बीटा करके बोलते हैं, याद है? तो बच्चा लेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। इसके बाद बच्चा कंडीशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हाफ ऑफ द अदर रूट, अगर एक रूट दूसरे रूट का हाफ है, मतलब क्या मैं बोल सकता देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीटा, मतलब बीटा अपॉन 2 बन जाएगा। अब बच्चे बोलते हैं सर अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 क्यों, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 क्यों नहीं? द आंसर टू दिस इज चलेगा, कौन सा भी कर सकते हैं, एक रूट दूसरे का हाफ होना चाहिए। आप किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा का हाफ ले सकते हैं या बीटा अल्फा का हाफ ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 रख लिया। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 रहेगा, तो 2 को वहां पे शिफ्ट करो बच्चों, तो आप लोग को मिलेगा बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा, बराबर है? बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क कर लेते हैं, सिंपल। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों को पता रहेगा बच्चा कि द सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू -b/a। याद है बच्चों आप लोग को ये कॉन्सेप्ट? ग्रेट। तो अल्फा प्लस बीटा अगर -b/a रहेगा, तो क्या मैं वहां पे जो अल्फा है तो वो अल्फा ही रहने दो, बट वो जो बीटा आप लोग को दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, क्या मैं वो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? वेरी गुड। बीटा का वैल्यू 2 अल्फा है, तो यहां पे 2 अल्फा आने दो, इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस अल्फा होता है बच्चा 2 अल्फा, अल्फा प्लस 2 अल्फा होता है बच्चा 3 अल्फा। 3 अल्फा इज इक्वल टू -b/a। अगर 3 अल्फा का वैल्यू -b/a होता है तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 3 को वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा एंड आई विल बी गेटिंग -b/3। बाप रे, क्या क्या चीजें करना पड़ रहा है ना। अब जाकर बच्चों मुझे एक अल्फा का वैल्यू मिला है, बट अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। यहां पे बच्चा अल्फा का वैल्यू -b/3 मिलने के बाद मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 करता हूं। मुझे लगता है हमें यह भी पता है बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सम ऑफ द रूट -b/a होता है, वैसे ही अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी एक होता है बच्चा c/a। फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा का वैल्यू, याद करो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, 2 अल्फा था, इज इक्वल टू c/a बन जाएगा। अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 अल्फा कितना होता है बच्चों? 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर होता है, दैट विल बी इक्वल टू c/a बन जाएगा। अब बच्चों बचा है सिर्फ लास्ट कॉन्सेप्ट, 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा का स्क्वायर। क्या मुझे अल्फा चाहिए बच्चों? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन में अल्फा मांगा ही नहीं है। तो अल्फा का वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 2 में दिख रहा है बच्चा -b/3 है, क्या मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? यस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा का स्क्वायर, अल्फा कितना है -b/3a का द होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू c/a। सिंपल।
अब बच्चों आप लोग को सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ये 2 रहने दो वैसे ही, ये पहला अंदर का ब्रैकेट है ना उसको पूरा सॉल्व करो। माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है एंड बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3a का स्क्वायर। बच्चा 3a का होल स्क्वायर है भाई, दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, तो दिस विल बिकम 9a²। सिंपल इज इक्वल टू सी अपॉन ए विल रिमेन द सेम। अब बच्चों गिवन ही जीवन है, आपको क्या प्रूफ करना है वही भगवान है। आप लोग को प्रूफ करने को क्या बोला है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब आपको लेफ्ट में सिर्फ बी स्क्वायर चाहिए। अगर आपको लेफ्ट में बी स्क्वायर चाहिए रहेगा बच्चा, तो बाकी के सारे टर्म्स को राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं। चलो तो राइट में शिफ्ट करते हैं, मतलब क्या करना पड़ेगा, वो 9a² जो दिख रहा है उसको उधर लेके जाओ, तो 9a² उधर लेके जाएगा एंड c तो ऑलरेडी था वहां पे, डिवाइडेड बाय ये जो बी स्क्वायर के बाजू में जो 2 दिख रहा है उसको मैं इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बिकॉज a ऑलरेडी था। अब आप लोगों को कुछ कैंसलेशन होता हुआ दिख रहा है बच्चा वहां पे, मुझे तो दिख रहा है डिनोमिनेटर में एक a है एंड न्यूमरेटर में एक a² में से एक a कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर एक a कट गया तो 9ac बचा, डिवाइडेड बाय नीचे a कट हो गया तो सिर्फ 2 बचा। चेक करो बच्चों, क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या? यस बच्चों, हमें यही प्रूफ करना था। 4 मार्क के लिए आया था ये क्वेश्चन बच्चों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac अपॉन 2। ऐसे टाइप ऑफ एक्सटर्नल क्वेश्चंस बोर्ड्स वाले पूछते हैं। सो अगर आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सिर्फ कुछ टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ जो भी आप लोग ने पढ़ाई किया है वही चीज सॉल्व करते जाना है एंड लॉजिक को अप्लाई करना है, बस इतना करना है आप लोग को। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, ये सारी चीजें आप लोग ने पहले से पढ़ाई किया है बच्चा। यू हैव टू जस्ट अप्लाई दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर। थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर? चलो let's go for the question number 6. Bhujang Rao invested 2,50,000 rupees in shares of face value rupees 10 and market value was rupees 250. Rate of brokerage 0.2% था, GST 18% था। Then find, हम लोग को काफी सारे चीजें फाइंड करने बोला है। Number of shares purchased, amount of brokerage paid, GST पेड फॉर द ट्रेडिंग। एंड ये क्वेश्चन आया था बच्चों जुलाई 2020 को। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने आप लोग को ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन मार्क करके दिया है बच्चा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके, तो प्लीज करके जाना बच्चा। यहां पे देखो भुजंग राव ने इन्वेस्ट कितना किया, रुपीज 2,50,000, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इज रुपीज 2,50,590। ये उसने अमाउंट को इन्वेस्ट किया, याद रखो। यहां पे बच्चा फेस वैल्यू देकर रखा है 10, मार्केट वैल्यू देकर रखा है 250। अब बच्चों यहां पे देखो रेट ऑफ ब्रोकरेज देके रखा है 0.2%। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज यहां पे 0.2% देने के बाद अगर आप लोग ने फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छा पढ़ाई किया तो आई होप सभी लोगों को पता है बच्चा कि रेट ऑफ ब्रोकरेज मिलने के बाद ब्रोकरेज पर शेयर मिलता है। ब्रोकरेज पर शेयर का एक फॉर्मूला था, अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्लीज मेरा सेशन जाकर देख लेना, पूरा डिटेल में पढ़ा है बच्चा। ब्रोकरेज पर शेयर इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय ब्रोकरेज। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ब्रोकरेज किसके ऊपर लेता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर लेता है, तो एमबी बराबर है। रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2 है, अपॉन 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू कितना देकर रखा था, 250 रुपीज देकर रखा था। सॉल्व कर लो, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 डिवाइड बाय 100 करोगे ना, एक सिंपल सा आंसर मिलेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.5, मतलब 50 पैसा ब्रोकरेज पर शेयर है ये। ओके उसके बाद में बच्चा जीएसटी भी तो लगा था, तो रेट ऑफ जीएसटी देकर रखा है 18%, तो 18% जीएसटी लगा, तो हमें पता है बच्चा जीएसटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 18%, मतलब 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय, ये जीएसटी हमेशा ब्रोकरेज पे लगता है एंड मुझे ब्रोकरेज पर शेयर मिला है 0.5। इसको सॉल्व करके देखना बच्चा, आप लोग को कितना मिलेगा, आंसर मिलेगा 0.09 रुपीज, बस इतना सा ही लगेगा एक शेयर पे जीएसटी। अब बच्चा भुजंग राव अगर एक शेयर खरीदने जाता तो उसको कितना पैसा देना पड़ता, जरा सोचो बच्चों। व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस, व्हाट विल बी द परचेस प्राइस पर शेयर। अगर वो एक शेयर को खरीदने जाता तो उसको क्या क्या पैसा देना पड़ता, उसको मार्केट वैल्यू पैसा देना पड़ता जो कि 250 रुपीज है, मार्केट का जो वैल्यू चल रहा है, प्लस उसको ब्रोकरेज पर शेयर देना पड़ता, एक शेयर के ऊपर ब्रोकरेज, प्लस उसको क्या देना पड़ता बच्चा, जीएसटी पर शेयर भी देना पड़ता, मतलब इतने सारे पैसे उसको ट्रांजैक्शन करते वक्त देने पड़ते। मार्केट वैल्यू 250 रुपीज चल रहा था, ब्रोकरेज कितना मिला बच्चा हम लोग को, 0.5 रुपीज मिला एंड जीएसटी मिला 0.09 रुपीज।
जब मैंने इन सारे चीजों को ऐड किया ना बच्चा, तो मुझे आंसर मिला 250.59 करके। बच्चों ये नंबर एक मैजिकल नंबर है। किसी बच्चों ने मेरा मैजिकल नंबर ये वर्ड कभी जिंदगी में सुना ही नहीं दिया होगा, तो मेरे सेशन में जाकर पढ़ लेना बच्चा, मैंने वहां पे मैजिकल नंबर बताया था। आप सोच में नए स्टूडेंट्स बोल रहे हो कि ये मैजिकल नंबर क्या है, बताता हूं बच्चों मैजिकल नंबर क्या है। परचेस प्राइस जो मुझे मिला बच्चा, अगर भुजंगराव एक शेयर खरीदने जाता तो उसको 250 रुपीज 59 पैसे में एक शेयर पड़ता। मुझे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है बच्चा, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स डिड ही परचेस, उसने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे। तो क्या मैं बोल सकता टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसने जितने खरीदे दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड, उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है अपॉन द परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर। अमाउंट उसने कितना इन्वेस्ट किया है बच्चा, 2,50,590 एंड उसको परचेस प्राइस एक शेयर खरीदने में कितना परचेस हो गया बच्चा, 250.59। कुछ मैजिकल नंबर दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, कितने कितने लोगों को दिखने लगा। एब्सोल्युटली बच्चा, ऊपर का नंबर देखो 250,590 एंड नीचे का नंबर देखो 250.590। सेम मैच किया, ये मैच करना ही पड़ेगा बच्चा। ये मैच किया मतलब आप लोग परफेक्ट जा रहे हो बच्चों, बिकॉज इससे आपको आंसर जो मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स परफेक्ट आने वाला है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आप लोग को पता चलेगा, अगर मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 100 करोगे ना ऊपर और नीचे, इसका आंसर मिलता है बच्चा 1000 शेयर्स। ये वाला कैलकुलेशन मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं, बिकॉज आप लोग उतना तो काबिल हो, आप लोग उतना तो कर ही लोगे। आपको आंसर मिलेगा 1000 एंड नंबर ऑफ शेयर्स अगर परफेक्ट इंटीजर में मिलता है तो बेस्ट है। तो यहां पे 1000 मिल गया, मेरा पहला आंसर खत्म हो गया। ओके, सेकंड है बच्चा यहाँ पे अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज पेड। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज मतलब टोटल ब्रोकरेज कितना भरा। जब हम लोग ने देखा था बच्चा कि ब्रोकरेज पर शेयर कितना था, 50 पैसे था, 0.5। तो टोटल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ब्रोकरेज पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर 1000 था, ब्रोकरेज पर शेयर 0.5 था। 0.5 और 100 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 1000 को, सॉरी, तो आ जाएगा 500 रुपीज। तो उसको टोटल ब्रोकरेज 500 रुपए देना पड़ा। फिर बचा जीएसटी पेड फॉर द ट्रेडिंग कितना है पूछा है, तो जीएसटी कितना था एक शेयर में, याद है आप लोग को, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय जीएसटी पेड पर शेयर में। नंबर ऑफ शेयर तो 1000 है, बट जीएसटी हमें कितना भरना पड़ा था, 0.09। मल्टीप्लाई करो बच्चों तो 90 रुपीज आ जाएगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आप लोग को जीएसटी कैसे भरना ये भी मिल गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, जो मतलब सब क्वेश्चन नंबर बी एंड सी थे, वो ज्यादा इजी थे। आपको सब क्वेश्चन नंबर 1 पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग को टेक्सचुअल क्वेश्चंस पहले पढ़ने पड़ेंगे। मैंने वो मार्क करके दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से अच्छी तरह से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। 6 फेसेस ऑफ अ डाई, और सुन भी लो, ये 6 फेसेस ऑफ अ डाई है। डाई का मतलब समझते हो ना बच्चा, तो उसके ऊपर नंबर नहीं था तो लेटर थे A B C D E O। जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ही होगा। इफ द डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट M दैट इंग्लिश वॉवल अपीयर्स ऑन अपर फेस। तो इंग्लिश वॉवल होना चाहिए। सबसे पहले काम करते हैं, जुलाई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे मेरा सैंपल स्पेस जो है, अगर मैंने डाई को फेंका तो मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा A B C D E O, जिसका मुझे एन ऑफ एस मिल जाएगा बच्चा यहाँ पे 6, बिकॉज 6 पॉसिबिलिटीज है आउटकम के, बराबर है। अब यहाँ पे इवेंट क्या लिखा है बच्चा, इवेंट एम क्या है कि इंग्लिश वॉवल आना चाहिए अपर फेस में। तो मुझे बता बच्चा एम का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए। वॉवल सबको पता है ए ई आई ओ यू होता है, इसमें कौन से वॉवल्स है, ए है, ई है, ओ है। तो यहाँ पे एम इज इक्वल टू ए ई ओ हो जाएगा। दैट बिकम्स एन ऑफ एम इज इक्वल टू 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोला है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना ना भूले बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम ऑकरिंग विल बी इक्वल टू एन ऑफ एम अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एम का वैल्यू 3 है, एन ऑफ एस का वैल्यू 6 है। बहुत सारे बच्चे 3/6 लिख के आते हैं, गलत। इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा to the simplest number, that is 1/2, and that's how you get the final answer for this. The probability that the English vowel will come over here of event M occurring is 1/2, and that's as simple as that. काफी टाइम के बाद कुछ एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखा, राइट ना। बाकी के सारे क्वेश्चन तो दिमाग को खराब कर रहे थे। अंडरस्टैंडेबल है बच्चा, थोड़ा बहुत दिमाग को खराब तो करेंगे ही वो क्वेश्चंस, तो डोंट वरी अबाउट इट, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। Construct any one linear equation in two variables. Obtain another equation by interchanging only the coefficients of variables. Find the value of the variable. बच्चों, now I am going to go literally slower here. ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पे बोला है कि कोई एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब आपको एक वर्ड प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट करना है। अब वर्ड प्रॉब्लम को यहां पे कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों, तो आप एक वर्ड प्रॉब्लम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे
कंस्ट्रक्ट एनी वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना। हाँ, यहां पे एक और बात है बच्चा, अगर आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करने का है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैंने यहां पे वर्ड प्रॉब्लम बना दिया बिकॉज वर्स्ट के सिनेरियो में अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम बोला कि कंस्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लम, तो क्या करोगे। तो यहां पे ना बच्चे इस क्वेश्चन में आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं थी। आप कोई भी एक लीनियर इक्वेशन बना सकते थे, उसका इंटरचेंज करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे बिकॉज 3 मार्क का क्वेश्चन था। बट अगर वर्ड प्रॉब्लम कभी जाकर पूछा तो मैंने वर्स्ट के सिनेरियो में आप लोग को एक वर्ड प्रॉब्लम भी लाकर दिया है। आप लोग जरा अच्छी तरह से देखना। बट बच्चा वर्ड प्रॉब्लम डायरेक्टली नहीं समझता, तो मैंने ना पहला कंस्ट्रक्ट कर दिया वर्ड प्रॉब्लम के पहले एक इक्वेशन को। मैंने ना एक इक्वेशन बना दिया जानबूझकर, 3x लिया, फिर मैंने 2y लिया एंड दैट विल बी इक्वल टू 45 किया। थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड था बच्चा। मैं यहाँ पे जो इक्वेशन बना रहा था तब मैंने बहुत सारे मेरे गलतियां हुई, थोड़ा सा मैंने फिर से नंबर को चेंज करने की कोशिश की, स्पेशली द राइट हैंड साइड, एंड फिर जाके ट्रायल एंड एरर में मिला। इट टुक मी समथिंग अराउंड 30 सेकंड्स टू मेक द थिंग्स। तो आप लोग भी थोड़ा ट्रायल एंड एरर से कर सकते हैं। 3x + 2y इज इक्वल टू 45 मिलने के बाद उन्होंने क्या बोला बच्चा, ऑब्टेन अनदर इक्वेशन ओनली बाय चेंजिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल। तो आपको कोएफिशिएंट बदलना है, तो मतलब 3x + 2y का हो जाएगा बच्चा 2x + 3y। सिंपल है, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू 35। ऐसा मैंने किया, यहां पे मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड से ट्राई किया एंड यहां पे मुझे 2 इक्वेशन मिल गए। सिंपल, अब इसको सॉल्व करना है। बट बच्चा मैंने वर्ड प्रॉब्लम भी बना दिया है आप सभी लोगों के लिए। कैसे वर्ड प्रॉब्लम बनाने का मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूं। यहां पे ना बच्चा मैंने x एंड y को प्रेजेंट एज ऑफ सोनाली एंड प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा करके अस्यूम करना स्टार्ट कर दिया। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनाली भी x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा भी y ईयर्स। बराबर है। अब बच्चों आप लोग को पहला इक्वेशन दिख रहा है, 3x + 2y है, मतलब 3 × x है, मतलब सोनाली का एज 3 टाइम्स करना पड़ रहा है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं बच्चा, द सम ऑफ थ्राइस द एज ऑफ सोनाली, बिकॉज x मल्टीप्लाइड बाय 3 है, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय y है, मतलब ट्वाइस द एज ऑफ मनीषा। The sum of thrice the age of Sonali and twice the age of Manisha is actually equal to 45। हो गया मेरा इक्वेशन खत्म। यहां पे एक स्टेटमेंट बन गया। एंड सिमिलरली बच्चा मुझे बता सेकंड वाला इक्वेशन आपका कैसे बनाओगे। आपको x मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, मतलब सोनाली का एज को डबल करना है। मतलब क्या मिल सकता है, इफ द एज ऑफ सोनाली इज डबल्ड, अगर मैंने सोनाली का एज को डबल कर दिया एंड 3y मतलब मनीषा के एज को ट्रिपल कर दिया, तब मेरा सम कितना बन जाएगा बच्चा, इट विल बिकम 35। हो गया मेरा स्टेटमेंट खत्म। एंड फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। चालू कर दो अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करना। बड़ा सिंपल सा ही तो है बच्चा कंस्ट्रक्ट करना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अंडरस्टूड, सिंपल था। चलो अब बच्चा यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ पे ASA मेथड, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन मेथड यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल मेथड यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/2 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2/3, ताकि आपके x के कोएफिशिएंट सेम बन सके। अगर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x + 4y इज इक्वल टू 90 बनेगा इक्वेशन नंबर 3। एंड अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा 6x + 9y इज इक्वल टू 105। चेक कर लेना। इक्वेशन नंबर 4, दोनों में 6x मिला है, x का कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 from 4 करूंगा। 3 from 4 का मतलब होता है फोर्थ इक्वेशन को पहला रखा एंड थर्ड इक्वेशन को बाद में। फिर मैंने यहां पे सॉल्व किया, ऑल द साइंस विल चेंज, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6x गेट्स कैंसल्ड, 9y - 4y होता है 5y, 105 - 90 होता है 15। अगर 5y का वैल्यू 15 है बच्चों, तो y का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। तो y का वैल्यू 3 मिल गया। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ y एज 3, आप कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया, विच वाज 3x + 2y इज इक्वल टू 45। y का वैल्यू 3 डालना ना भूले, 2 × 3 हो जाएगा। 2 × 3 होता है 6 बच्चों, तो 3x + 6 इज इक्वल टू 45। 3x विल बी इक्वल टू कितना बच्चा, 45 - 6 होता है 39। अगर 3x का वैल्यू 39 है तो x इज इक्वल टू 39/3, जो देगा 13। वेरी सिंपल, आपको दोनों के आंसर मिल गए बच्चों। तो फाइनल स्टेटमेंट लिखना ना भूले, दैट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनाली इज 13 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा इज 3 ईयर्स एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। ये मैंने बच्चों वर्स्ट के सिनेरियो में, मैं फिर से रिपीट करता हूं, वर्स्ट के सिनेरियो के लिए मैंने आपको ये यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम बना के दिया, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन में वो लोग बोल सकते हैं
कंस्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लम। आप लोग इसके लिए भी रेडी होने चाहिए, इसलिए मैंने दोनों भी कंबाइन करके क्वेश्चन बना दिया है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? अगर उन्होंने आपसे वर्ड प्रॉब्लम एक्सपेक्ट नहीं किया तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख कर आए, डायरेक्टली सॉल्व करें 3 मार्क के लिए। सिंपल, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 7/2 times the square root of the total number of students are playing on the ground and remaining 2 students are studying in the classroom. Find the total number of students in class 10th। ये आया था सितंबर 2021 में, 2021 के सितंबर में आया वो पेपर। ओके, ये क्वेश्चन भी थोड़ा डेंजरस है बच्चा, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा स्लो सिखाता हूं। आप लोगों ने शायद से ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन एक स्वान वाला सीखा होगा। बच्चों मैं यहाँ पे एक चीजें ना थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं, जो शायद से आप लोगों ने पढ़ाई किया है या नहीं किया, आई डोंट नो, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूं कुछ क्वेश्चंस में। ध्यान से सुनना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10। तो अगर आप लोग को कोई ऐसा सवाल पूछता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10, तो आप क्या लिखते हैं? लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 बी x। बराबर है? गलत हो क्या आप लोग? बिल्कुल नहीं, आप सही जा रहे हैं। अगर आपको x लिखना है तो लिख सकते हैं। मैंने देखो क्या लिखा है, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 बी x स्क्वायर। ये क्यों हुआ? मैंने x स्क्वायर क्यों लिया एंड कैसे समझ में आया मुझे x स्क्वायर लेना है? एंड x स्क्वायर लेने की जगह पे x लेता तो चलता क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल x लेता तो चलता, तो अगर आपको x लिखना है तो लिख सकते हैं। मैंने x स्क्वायर क्यों लिया है इसका रीजन बता देता हूं। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 7/2 times the square root of the total number of students। बच्चों अगर मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x लिया होता तो मुझे स्क्वायर रूट के टाइम रूट x लिखना पड़ता, मुझे रूट वाले में नहीं जाना है। तो मैंने क्या किया मालूम है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही अगर x स्क्वायर ले लिया तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा? रूट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x बन जाएगा। मतलब मुझे स्क्वायर रूट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे सबसे पहले ही स्क्वायर रूट को निकाल देना था। इसीलिए मैंने क्या कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x स्क्वायर लिया। आई रिपीट दिस पार्ट अगेन बच्चों, अगर आप लोग x स्क्वायर के जगह पे x लिख के आते हैं तो भी आपको आंसर मिलेगा, ट्राई करके देखना। इज दैट क्लियर? चलो यहां पे बच्चों, आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 10 7/2 times the square root of the total number of students are playing on the ground। मतलब कितने बच्चे ग्राउंड में प्ले कर रहे हैं बच्चा? स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑन द ग्राउंड इज 7/2 टाइम्स, मतलब 7/2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने x स्क्वायर अज्यूम किया है, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा उसका? x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है? स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, x, तो 7/2 टाइम्स ऑफ x। सिंपल, ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, 7/2 इंटू x। क्लियर? ओके, एंड द रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन द क्लासरूम। तो कितने बच्चे स्टूडेंट्स क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं? तो वो 2 है, तो मैंने 2 लिख लिया। अब बच्चा मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पे जो लिख रहा हूं आप लोग को सेंस बनता है कि नहीं जरा बताओ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इज एक्चुअली इक्वल टू द स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑन द ग्राउंड प्लस द रिमेनिंग स्टूडेंट्स? परफेक्ट बैठ रहा है बच्चा। मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्लास में है, क्लास 10th के, वो ग्राउंड में कितने खेल रहे हैं और रिमेनिंग स्टूडेंट्स का एडिशन है। बराबर है? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने क्या अस्यूम किया था बच्चा? x स्क्वायर करके लिखा था, मैंने खुद अस्यूम किया, इज इक्वल टू स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑन द ग्राउंड कितने थे बच्चों? 7/2 टाइम्स ऑफ x थे, प्लस रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने थे? 2 थे। हो गया बच्चा। आप लोग देख रहे हो मेरे क्वेश्चन में कहीं पे भी रूट वाला x नहीं है, और मेरे पास रूट वाला x नहीं है, मतलब मेरा इक्वेशन उल्टा ज्यादा इजी हो गया। मतलब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इजी बन गया। मेरा स्टार्टिंग थोड़ा दिमाग खराब करने वाला था, बट मेरा इक्वेशन जो बन गया वो ज्यादा इजी हो गया। दिस इज व्हाट आई ट्राइड माय बेस्ट टू डू दिस ओवर हियर। मैं रूट एक्स भी कर सकता था, बट बाद में आप लोग को स्क्वायरिंग वेयरिंग में जाना पड़ता है एंड बहुत डिफिकल्ट होता है। इससे अच्छा है कि आपने पहले ही एक्स स्क्वायर ले लिया तो काफी इजी हो गया, राइट? डिनोमिनेटर में आपको 2 दिख रहा है तो आपको मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2 करना पड़ेगा। इफ आई मल्टीप्लाई दिस थ्रू आउट बाय 2, एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर, इधर का 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 7x, एंड जो 2 वहां पे उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इट विल बिकम 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, आपको सिर्फ यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो यहां पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। रेस्ट ऑफ द थिंग आपके सामने है, आप खुद कर सकते हैं बच्चा। वीडियो को पॉज करके मैं यहां पे सॉल्यूशन बता देता हूं। 4 इंटू 2 होता है 8, 8 का ऐसा फैक्टर जो माइनस करने पर 7 दे, 8 1 जार। तो यहां पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1x, क्योंकि माइनस 7 चाहिए, माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
चलो सॉल्व कर लो बच्चों। इसको कैसे सॉल्व करोगे? दोनों में क्या कॉमन है? स्टार्टिंग में सिर्फ x कॉमन नहीं है, 2x कॉमन है। 2x कॉमन लोगे तो बचेगा क्या? x माइनस 4 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं होता तो क्या लेते हैं? 1, तो प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 लेने के बाद बचेगा क्या ब्रैकेट में? x माइनस 4, सेम ब्रैकेट, इज इक्वल टू 0। वन ऑफ द ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 1, दोनों लिख लिया। तो 2x प्लस 1 या तो 0 होगा, नहीं तो x माइनस 4 0 होगा। अगर 2x प्लस 1 0 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा? माइनस 1/2 बन जाएगा, या फिर x का वैल्यू बन जाएगा 4। अब मजे की बात है बच्चा, यहां पे x का वैल्यू माइनस हाफ नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। यहां पे नेगेटिव मत रीजन लिखना बच्चा, यहां पे लिखना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू माइनस हाफ है, बट मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x का स्क्वायर था, तो माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 बनेगा। पॉजिटिव मिल रहा है, बट पॉजिटिव मिल रहा है बट फ्रैक्शन में मिल रहा है। स्टूडेंट्स कभी फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या? मेरे पास पाव स्टूडेंट्स है, मेरे पास आधा स्टूडेंट है, ऐसा नहीं बोलते। तो यहां पे बच्चा x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस हाफ बिकॉज स्टूडेंट्स कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, एंड इसलिए बच्चा x का वैल्यू 4 ही होना चाहिए। तो x का वैल्यू 4 मिला, बट यहां पे एक ध्यान दे बच्चा, मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x नहीं थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने जो अस्यूम किया था वो x का स्क्वायर था, इसलिए द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे मिलेंगे दैट विल बी 16। आई कैन फाइनली राइट बच्चा द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th इज 16 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। बिलीव मी गाइस, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा इंटरेस्टिंग और एक क्वेश्चन। व्हेन 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन इट बिकम्स हाफ, and if 1 is subtracted from the numerator and denominator both, the fraction becomes 1/3. Find the original fraction. सच बोलो मुझे मारने का मन कर रहा होगा आप लोग को, बट लेट्स सी, मुझे बाद में मार लेना, पहला ये सॉल्व कर लेना। जुलाई 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है बच्चा, एक्सटर्नल हॉट्स। तो इसको कैसे सॉल्व करने का है बच्चा? देखो, जब भी ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ट्राई टू ब्रेक द क्वेश्चंस इनटू पार्ट्स। मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे पहली बार देख रहे हैं, एंड इसलिए उनको मेरा पढ़ाने का तरीका पता नहीं होगा, एंड दैट इज द मेन रीजन। ये काफी टाइम लगता होगा ये समझने के लिए, बट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर ऑलवेज, मुझे पिछले 1 साल से जानते हैं, पिछले 1.5 साल से जानते हैं, दे वेरी वेल नो कि मैं वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने को सिखाता हूं बच्चों को। इफ यू रियली एग्री विद दैट पार्ट बच्चा, मैं पुराने स्टूडेंट्स कमेंट में लिख सकते हैं दैट व्हाट डिड आई एक्चुअली टेल यू। अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा तो आपको क्या करना होता है, कमेंट्स बॉक्स वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। यहां पे बच्चा सॉल्यूशन में जाते हैं। तो सबसे पहला फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में 2 चीजें होती है, एक होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। तो लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी y। x हो गया, y हो गया, सिंपल है। तो बच्चा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? देयरफॉर द फ्रैक्शन विल बी x/y हो जाएगा, सिंपल है। अब आप लोग को x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। अब यहां पे देखो बच्चा, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या, सबसे पहला देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, व्हेन 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर को 1 से ऐड करता हूं एंड मैं डिनोमिनेटर को भी 1 से ऐड करता हूं, मेरा न्यूमरेटर क्या था? x था, तो मेरा न्यूमरेटर 1 से ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा? x+1 बन जाएगा। एंड मेरा डिनोमिनेटर को भी अगर मैं 1 से ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? y+1 बन जाएगा। सो इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ। मतलब दिस फ्रैक्शन जो आपको मिला है दैट बिकम्स हाफ, दैट बिकम्स 1/2। सिंपल। आपका न्यूमरेटर को अगर मैं 1 से ऐड कर दिया, मतलब x को 1 से ऐड किया, एंड y को अगर मैं 1 से ऐड किया डिनोमिनेटर को, तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मेरा बन गया दैट विल बिकम हाफ, मतलब दैट विल बी इक्वल टू हाफ। सिंपल। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 उधर जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय x+1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय y+1। 1 मल्टीप्लाइड बाय y+1 y+1 ही होता है। 2 इंटू x हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा इज इक्वल टू y+1। रेस्ट इज हिस्ट्री। लीनियर इक्वेशंस करना है, y को वहां पे लेके जाओ, 2x माइनस y इज इक्वल टू 2 को वहां पे लेके जाओ, 1 माइनस 2 होता है -1, तो यहां पे -1। इक्वेशन नंबर 1, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पहला इक्वेशन मिल चुका है। अब दूसरा लिखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखो बच्चा, सेकंड लाइन में है, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। मतलब इस बार मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 1 से ऐड नहीं करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरा न्यूमरेटर x था, अब सब्ट्रैक्ट होगा 1, तो क्या हो जाएगा? x-1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय, अगर मेरा डिनोमिनेटर 1 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? y-1 बन जाएगा। सिंपल।
देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, मतलब दिस बिकम्स 1/3। क्या था इस क्वेश्चन में? लगा था ना स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन, क्या था इसमें? क्वेश्चंस आर सो सिंपल। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, 3 इंटू x माइनस 1 होता है। 1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 1, y माइनस 1 ही होता है। 3x हो जाएगा, यहां पे -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू y माइनस 1 होगा। सारे टर्म्स को एक साथ लो तो 3x विल रिमेन द सेम, -y हो जाएगा। -3 को वहां पे लेके जाओ, +3 होगा, तो -1 + 3 होता है बच्चा +2। मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, आप सभी लोगों को पता है बच्चों, ऑल यू नीड टू डू इज सॉल्व। आपको सॉल्व करना है बच्चा, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 किया। मेरा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 नहीं दिख रहा है, जरा आप लोग देख सकते हो वहां पे। सब्ट्रैक्टिंग क्यों किया है? बिकॉज आप लोग देख सकते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज इक्वेशन नंबर 2, एंड मेरा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। आप देख सकते हो y के कोएफिशिएंट सेम है, साइंस भी सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? साइन क्या हो जाएगा? प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, एंड माइनस बिकम्स प्लस। 3x माइनस 2x होता है सिंगल x, माइनस y प्लस y कैंसिल, 2 + 1 होगा, माइनस गया, 2 + 1 होगा 3, तो x इज इक्वल टू 3 मिला, खत्म। अगर x का वैल्यू 3 मिलता है, आप इक्वेशन नंबर कोई भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मुझे x का वैल्यू 3 मिला है, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। आपका इक्वेशन नंबर 2 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जहां पे x का वैल्यू 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 3 3 9 होता है बच्चों, 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बनेगा। तो बच्चों y का वैल्यू कितना होगा, जरा आप खुद सॉल्व कर लो ना, मैं यहां पे थोड़ा सा डायरेक्टली बोल दूंगा, बट आप सॉल्व कर लो। आपको मिला? ग्रेट। अगर आपको y का वैल्यू बच्चों यहां पे -7 मिलता है, तो आप गलत जा रहे हो, चेक कर लेना। y का वैल्यू -7 नहीं मिलेगा, +7 मिलेगा। यहां पे y का वैल्यू 7 मिलना चाहिए, सिंपल है, राइट? y का वैल्यू 7 मिला, x का वैल्यू 3 मिला। आपको यहाँ पे फ्रैक्शन निकालने बोला था, x एंड y नहीं, तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? देयरफॉर द ओरिजिनल फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y, मतलब 3/7, एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। दिखने के लिए बड़े बड़े क्वेश्चंस है, बट होते इतने डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम में आए हुए एटलीस्ट इतना तो करके ही जाना। ओके, नेक्स्ट है बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। For a quadratic equation in variable m, the coefficients a, b and c are such that a is equal to 2, b is equal to 4a, c is equal to 3a. From the quadratic equation, form the quadratic equation and solve it by factorization method. बड़ा सिंपल क्वेश्चन था बच्चा, ये उल्टा ज्यादा इजी था। सितंबर 2021 में आया था, सिंपल था, नॉट अ बिग डील टू डू, बहुत सिंपल था। कैसे मैं बता देता हूं बच्चों, देखो a का वैल्यू 2 देके रखा है, फिर b का वैल्यू 4a देके रखा है, 4a, बट a का वैल्यू 2 है, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा 8। c का वैल्यू 3a है, बट a का वैल्यू 2 है, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। मिल गए सारे वैल्यूज, तो मिल गए भाई। अब इन्होंने बोला है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट वेरिएबल क्या होना चाहिए? m होना चाहिए। आप सभी लोगों को तो पता है बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, बट यहां पे x नहीं लेना है, m लेना है, तो am² + bm + c इज इक्वल टू 0। क्या आपके पास a का वैल्यू पता है, b पता है, c पता है? डाल दो। तो a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 8, c का वैल्यू है 6। आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चा? इट विल बिकम am² मतलब 2m² प्लस bm मतलब 8m प्लस c मतलब 6 इज इक्वल टू 0। आपने पहला आंसर कर भी दिया, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी उसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड बोला है, तो फैक्टराइजेशन से ही करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 मैंने पहला कर दिया बच्चा, इसको मैं डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकता था, बट मुझे लगा कि ये इक्वेशन को छोटा बनाया जा सकता है, तो मैंने डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 किया। m² हो गया बच्चा यहाँ पे, प्लस 4m हो गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आई थिंक दिस इज मोर इजियर टू सॉल्व। 3 का ऐसा फैक्टर निकालना है जो प्लस करने पर 4 दे, 3 1 था, तो यहां पे पॉजिटिव 3 आ जाएगा, प्लस 3m प्लस m हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। m का यहां पे कॉमन लिया जा सकता है, तो m प्लस 3 विल कम इन वन ब्रैकेट। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बाकी के दो में, तो प्लस 1 हो जाएगा, m प्लस 3 इन अनदर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे m का वैल्यू या तो -3 मिलेगा, नहीं तो m का वैल्यू -1 मिलेगा, एंड दैट्स हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। बस इतना ही करना था। यहां पे आपने सॉल्व भी कर लिया, अपनी इक्वेशन को फॉर्म भी कर लिया। चाहो तो फाइनल स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट ऊपर का, एंड नीचे जो आंसर मिले, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। इजी था, ग्रेट। नेक्स्ट जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में। राइट एनी वन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 5, फाइंड इट्स nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी था बच्चा, सितंबर 2021 में। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इस क्वेश्चन में।
मैं समझाता हूं कैसे करना है। राइट एनी वन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 5। आपके मर्जी का कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ बच्चों, बट उसका कॉमन डिफरेंस 5 होना चाहिए। मैंने अपने मर्जी का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया बच्चा, लेट द एपी बी 1, 6, 11। क्या मैंने रॉन्ग किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चा? 5 का है, तो बराबर है। आप कुछ और भी ले सकते थे, 0, 5, 10 या फिर 3, 8, 13, आप कुछ भी ले सकते हो, बट कॉमन डिफरेंस 5 होना चाहिए, बराबर है। चलो ये मिल गया। उसके बाद मुझे यहां पे a का वैल्यू मिल जाएगा 1, बिकॉज मेरा फर्स्ट टर्म 1 है, एंड मेरा d का वैल्यू मिलेगा 5, विच इज अ कॉमन डिफरेंस। इन्होंने सबसे पहला निकाला है फाइंड इट्स nth टर्म। बच्चों यहां पे इन्होंने ऐसा नहीं बोला फाइंड द 24th टर्म, फाइंड द 100th टर्म, नहीं, उन्होंने nth टर्म बोला है, मतलब उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला मांगा है, तो आपका आंसर भी एक जनरल ही आने वाला है। आपका आंसर भी n के टर्म्स में ही आने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। मतलब यहां पे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? tn को tn ही रखना पड़ेगा, यू कांट डू एनीथिंग। a के जगह पे 1, n माइनस 1 विल रिमेन n माइनस 1 ओनली, एंड d के जगह पे आएगा 5। सिंपल। यहां बचा 1 प्लस 5 इंटू एन 5n होता है, 5 इंटू माइनस 1 -5 होता है, तो 1 माइनस 5 करना लाइक टर्म्स है, तो -4 होगा। इट विल बिकम tn इज इक्वल टू 5n माइनस 4। ये आपका फाइनल आंसर है, आप इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? दैट्स योर nth टर्म। इसके बाद बच्चा इन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, मतलब Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला में मैंने एक थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट किया बच्चा, बहुत सारे बच्चे Sn का बड़ा फॉर्मूला लिख के आते हैं, मैंने यहां पे n/2 T1 प्लस Tn का फॉर्मूला यूज किया। आई होप बच्चों आप लोग को ये फॉर्मूला भी पता है। मैंने ये क्यों यूज किया? बिकॉज n/2 विल रिमेन n/2 इज इट इज, बट T1 का वैल्यू मुझे पता है, दैट्स द फर्स्ट टर्म 1, एंड इस बार मुझे Tn का वैल्यू भी पता है, तो क्यों मैं वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करूं, राइट ना? तो यहां पे आ जाएगा 5n माइनस 4 एंटायरली, जो Tn का वैल्यू है। सिंपल। अब जरा सॉल्व करो बच्चों, n/2 विल रिमेन द सेम, 1 माइनस 4, 5n तो लाइक टर्म नहीं है ना, 1 माइनस 4 -3, तो 5n माइनस 3 हो जाएगा। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो मैंने फैक्टराइज करके रखा है, आप चाहो तो ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, मैंने नहीं किया तो भी चलता है। तो फाइनल स्टेटमेंट है द nth टर्म इज 5n माइनस 4 एंड द सम ऑफ द n टर्म्स इज n/2 5n माइनस 3, एंड दिस इज हाउ बच्चा यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एज वेल, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। था ना बच्चा? इजी, ग्रेट। नेक्स्ट question number 13. In an AP 16, 14, 12, the sum of how many terms is 60? Write these terms with all possibilities. बच्चा जिसको पता नहीं है कि how many terms वाला क्या है, तो मैंने आप लोगों को एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सेशन लिया है, जहां पे मैंने पूरा लिखा है how many का मतलब होता है n का वैल्यू निकालना। तो फाइंडिंग n ऑफ एन AP करके एक मेरा सेशन है बच्चों, जाकर देख लेना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्लेलिस्ट में है। फाइंडिंग n करके पूरा आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फाइंड हाउ मेनी टर्म्स, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स इज 60, मतलब n का वैल्यू निकालना है। हाउ मेनी का मतलब ही होता है n। यहां बच्चा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देकर रखा है 16, 14, 12। सबसे पहले आप लोग को मिलता है a का वैल्यू, a का वैल्यू हो जाएगा 16, एंड d का वैल्यू यहां पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज होता है बच्चा, तो आप लोग का कॉमन डिफरेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो -2 मिलेगा, पॉजिटिव 2 नहीं, राइट। सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स इज 60, तो सम ऑफ द टर्म्स इज 60 लिखे रखा है, मतलब Sn का वैल्यू उन्होंने देके रखा है 60। सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स इज 60, सम ऑफ n टर्म्स इज 60, हमें n का वैल्यू निकालना, तो Sn इज इक्वल टू 60। यहां पे Sn इज इक्वल टू 60 देने के वजह से मैं Sn का फॉर्मूला यूज करूंगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे मैं T1 प्लस Tn नहीं यूज कर सकता, बिकॉज मेरे पास Tn का वैल्यू नहीं है। ओके, Sn का वैल्यू डालना ना भूले बच्चों, Sn का वैल्यू 60 है, तो यहां पे 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू n का वैल्यू फाइंड करना है, लेट दैट बी एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय 2a, 2 इंटू 16 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 कितना होता है बच्चा? n माइनस 1 ही रहेगा, बिकॉज n का वैल्यू नहीं है, d का वैल्यू -2 है। गो वेरी स्लोली, पहला वो 2 को वहां पे शिफ्ट करो, 60 इंटू 2 कितना होता है? 120, 120 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 16 होता है 30, प्लस n माइनस 1 इंटू -2 इंटू n होता है -2n, एंड -2 इंटू -1 होता है +2। सिंपल। अब बच्चों यहां पे क्या करोगे, तो 120 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय, अंदर ब्रैकेट्स में देखो सॉल्व करने जैसा कुछ तो है, 32 + 2 है, कितना है? 34, तो इसमें 34 - 2n। सिंपल। अब बच्चों ब्रैकेट को ओपन करो, तो 120 विल बी इक्वल टू 34n हो जाएगा -2n² हो जाएगा।
अब लाइक टर्म्स को एंड ऑल द चीज को एक साथ लेके आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। -2n² उधर जाएगा तो +2n² हो जाएगा, 34n उधर जाएगा तो -34n हो जाएगा, एंड 120 एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में तो +120 रहेगा इज इक्वल टू 0। इसको क्या मैं और थोड़ा इजी कर सकता हूं? यस, बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। तो यहां पे हो जाएगा n², यहां पे हो जाएगा 17n, यहां पे हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0 डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। अगर मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, मेरा काम खत्म हो गया। अब बच्चों यहां पे 60 का ऐसा फैक्टर निकालने का है जो प्लस करने पर 17 दे। कुछ याद आ रहा है? 12 and 5। तो यहां पे हो जाएगा बच्चा n² -12n -5n बिकॉज -17 चाहिए प्लस 60 इज इक्वल टू 0। n को टर्म को एक साथ लो बच्चा तो n -12 हो जाएगा, एंड -5 को कॉमन लो बच्चा तो आपको n +12 नहीं मिलेगा, n -12 मिलेगा इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, हर जगह पे आ रहा है। ओके, n -12 विल कम इन वन ब्रैकेट, n -5 विल कम इन अनदर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो या तो n -12 का वैल्यू 0 होगा, नहीं तो n -5 का वैल्यू 0 होगा। सिंपल है। तो n का वैल्यू होगा बच्चा या तो 12, नहीं तो n का वैल्यू होगा 5। अब बच्चों कहानी में ट्विस्ट है। बच्चों यहां पे मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि n कैनॉट बी इक्वल टू दिस, n कैनॉट बी इक्वल टू दैट। अरे दोनों भी n चलेगा बिकॉज दोनों पॉजिटिव है। n का वैल्यू 12 भी हो रहा है, n का वैल्यू 5 भी हो रहा है। मतलब इनका मतलब ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के शुरुआती 12 टर्म अगर मैं लेता हूं, 12 टर्म्स, एंड उसको मैं अगर ऐड करता हूं तो मुझे 60 मिलता है, एंड शुरुआती के 5 टर्म भी लेता हूं मैं तो भी मुझे 60 मिलता है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हाउ कुड दिस बी हैपनिंग कि अगर मैं स्टार्टिंग के 12 टर्म्स को लूंगा तो भी मुझे 60 मिल रहा है, एंड स्टार्टिंग के 5 टर्म भी लूंगा सिर्फ तो भी मुझे 60 मिलेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। ऐसे तभी हो सकता है बच्चों जब आपके पास कोई नेगेटिव टर्म्स प्रेजेंट हो, एंड यहां पे नेगेटिव टर्म्स प्रेजेंट है बिकॉज आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नेगेटिव में जा रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चा? -2 का है ना, मतलब आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज डिक्रीजिंग। मतलब हो सकता है। नहीं समझा कैसे? देखो उन्होंने लिखा है राइट दिस टर्म्स विथ ऑल द पॉसिबिलिटीज। लिखते हैं ना भाई। सबसे पहला बच्चा मैं n इज इक्वल टू 12 मिला ना, तो मैंने S12 निकालने का सोचा। S12 के लिए मैंने सारे टर्म्स लिए बच्चा, 12 टर्म्स लिए स्टार्टिंग से, मतलब 16 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6 सब किया, प्लस उसके बाद कौन सा 4 प्लस 2 प्लस 0 क्योंकि 0 भी तो आएगा, फिर प्लस -2 फिर -4 फिर -6। चेक करो बच्चों क्या सारे 12 टर्म्स लिए मैंने? हाँ मैंने सारे 12 टर्म्स लिए। देखो किया, आप लोग देख सकते हैं बच्चा। इसका अगर मैं सॉल्विंग करने जाता तो सबसे पहले सॉल्विंग के टाइम मुझे दिखा कि +6 और -6 तो एक दूसरे के साथ कैंसिल कर रहा है, +4 -4 एक दूसरे के साथ कैंसिल कर रहा है, +2 -2 एक दूसरे के साथ कैंसिल कर रहा है, एंड 0 का तो कोई वैल्यू भी नहीं है। तो आपको नहीं दिख रहा बच्चा, आप लोग को सिर्फ 16 14 12 10 और 8 को ही ऐड करना था, एंड इसका ऐड करके देखो बच्चा आप लोग को 60 मिल रहा है। मतलब सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स आपको 60 क्यों मिल रहा था? बिकॉज बाकी सारे टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल कर रहे थे। एंड वही अगर आप लोग S5 निकालने जाते हो तो S5 मतलब स्टार्टिंग के 5 टर्म्स, मतलब 16 14 12 10 और 8। आप देख सकते हो बच्चों ये दोनों का आंसर तो सेम ही मिलना है, बिकॉज बाकी के जो 12 टर्म्स में जो 7 टर्म्स थे उसका कोई फायदा ही नहीं था, वो एक दूसरे के साथ ही झगड़ा करके कैंसिल कर रहे थे। इसलिए आप लोग को दोनों आंसर राइट मिल रहा था। सो डिड यू अंडरस्टैंड बच्चा व्हाई बोथ द पॉसिबिलिटीज वेर ट्रू, कि सम ऑफ द 5 टर्म्स भी 60 मिलेगा, 12 टर्म्स भी 60 मिलेगा इसके वजह से। क्लियर है बच्चा? ग्रेट। नेक्स्ट लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। फाइंड द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। आई वुड सजेस्ट बच्चा ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के जाना, ये एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मार्च 2022 में आया था। ओके, एंड ये पिछले 3 साल से मुझे बच्चे डाउट में पूछते आ रहे हैं, एंड कभी ना कभी तो एग्जाम में आ ही गया। देखो ऐसे होता है। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है बच्चों, इसको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बता दिया बच्चों आप सभी लोगों को। आप लोग को यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कुछ पता है आप लोग को? यस, एनी 2 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी में है ना बच्चा, AB और AC को कॉन्ग्रुएंट बता दिया। एंड मैंने क्या किया मालूम है, यहां पे फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स बोला है ना, तो लेट द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड, जो कॉन्ग्रुएंट साइड है उसका लेंथ को हमने x अज्यूम किया, एंड जो नीचे का जो बेस है उसको मैंने y अज्यूम किया। मतलब यहां पे जो ये है x हो गया, ये हो गया मेरा x कॉन्ग्रुएंट साइड, एंड मेरा जो यहां पे y है मेरा बेस है। सिंपल है बच्चा। ओके, इसके बाद ना इन्होंने हम लोग को एक कंडीशन देकर रखा है। कंडीशन है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। बच्चों पेरीमीटर का मतलब समझते हो आप लोग? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड, मतलब ये साइड और ये साइड का एडिशन, मतलब x प्लस y।
x प्लस एक्स कितना होता है 2x, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आपको पहला इक्वेशन भी मिल गया, सिंपल था ना बच्चा, ग्रेट। इक्वेशन नंबर 1। बाद में ये वाला कंडीशन को समझने के लिए ब्रेक द वर्ड प्रॉब्लम्स इनटू वेरियस पार्ट्स बच्चों, यही मैंने बच्चों को सिखाया है, ब्रेकिंग द वर्ड प्रॉब्लम। द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेड्स। कुछ भी नहीं समझा, लेट्स ट्राई टू मेक इट वेरी इजी। द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड्स, इतना ही पढ़ो। द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड कितना था बच्चा, द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड हमने अस्यूम किया है x, तो यहां पे आ जाएगा x। इज मतलब इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर लेस, बच्चा वो 13 सेंटीमीटर कम है मतलब -13 हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर ज्यादा मतलब +13, 13 सेंटीमीटर लेस मतलब -13, 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द बेस। लेंथ ऑफ द बेस मैंने y लिया था, तो ट्वाइस द लेंथ ऑफ द बेस मतलब 2y हो जाएगा। हो गया ना खत्म। द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, 2y से 13 कम, सिंपल। इसको आप चाहो तो स्टैंडर्ड में कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 रखा क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूट करना बड़ा पसंद है। सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन इक्वेशन नंबर 1, आपका इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। आपको x का वैल्यू डालना है, तो x का वैल्यू है 2y माइनस 13, तो 2 इंटू 2y माइनस 13 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस y इज इक्वल टू 24। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आता है ना बच्चों, ओके। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 है 4y, माइनस 2 इंटू 13 26 प्लस y इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। लाइक टर्म्स लेना बच्चा, 4y प्लस y कितना होता है 5y होता है, एंड माइनस 26 को उधर लेके जाओ, प्लस 26 हो जाएगा, 24 प्लस 26 50 हो जाता है। अगर 5y का वैल्यू 50 है तो y का वैल्यू कितना होगा 10, मिल गया आंसर। y का वैल्यू 10 मिलने के बाद यू कैन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2 जो कि एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में था, तो वहां पे x का वैल्यू कितना था बच्चा 2y माइनस 13 था, याद है। तो यहां पे y का वैल्यू कितना मिला आप लोग को 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मिला माइनस 13, 2 इंटू 10 होता है 20, तो 20 माइनस 13 कितना देगा आप लोग को, x का वैल्यू देगा 7, एंड आपको फाइनली आंसर मिल गए। आप लोग लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ द, यहाँ पे द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बोला है, तो द लेंथ ऑफ द साइड्स आर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर and 10 centimeter respectively, and this is how you have completed this question with a word problem as well, and it was as simple as that. Easy लग रहा है बच्चों, great. Let's take one more question. कितने questions है ना? A bag contains 8 red and some blue balls. One ball is drawn at random from the bag. If ratio of probability of getting the red ball and blue ball is 2:5, then find the number of blue balls. Wow. Let's try to understand. A bag contains 8 red balls. तो यहां पे बच्चा बैग अगर 8 red balls है बैग में, तो क्या मैं बोल सकता हूं n of r will be equal to 8. n of r 8 हो जाएगा, एंड some blue balls, मुझे कितने blue balls है पता नहीं है, तो उस बैग में let the number of blue balls be containing in the bag be x. तो मेरा n of b कितना हो जाएगा बच्चा, x हो जाएगा, सिंपल है। रेड बॉल्स n of r 8 है, ब्लू बॉल्स n of b x है, राइट, ओके। यहां पे एक स्टेटमेंट है बच्चा, उन्होंने क्या लिखा है, रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इज 2:5। रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं बच्चा, प्रोबेबिलिटी मतलब P of R and P of B, तो रेशियो मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, देयरफॉर कैन आई से रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब P of R अपॉन P of B दैट इज इक्वल टू 2/5। सिंपल दिया है, उतना ही तो करना था बच्चों। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R विल बी इक्वल टू क्या, ऊपर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज n of R अपॉन n of S, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B मतलब n of B अपॉन n of S। समझा, ऊपर मैंने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज किया R के लिए, मैंने नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ B के लिए यूज किया, इज इक्वल टू 2/5 द सेम। आप देख सकते हैं n of S और n of S एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देंगे, डिनोमिनेटर गया, तो बचा क्या, ऊपर बचा n of R, नीचे बचा n of B, तो क्या मैं बोल सकता हूं देयरफॉर n of R डिवाइडेड बाय n of B विल बी इक्वल टू 2/5, सिंपल। अब बच्चों क्या आपको n of R का वैल्यू पता है, हाँ, नंबर ऑफ रेड बॉल्स तो 8 थे, क्या आपको n of B पता है, हमने अस्यूम किया x करके इज इक्वल टू 2/5। आपको नहीं लगता ये सिंपल सा कैलकुलेशन करने पर आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, चलो कर लो बच्चों, जरा वीडियो को पॉज करके, कितना मिला 8 5 40 डिवाइडेड बाय 2 कर लेना, मैंने डायरेक्टली कर लिया, कितना है 20 मिलना चाहिए, क्या आपको यहाँ पे 20 आंसर मिला, मुझे तो मिला भाई 20 है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर देयर, देयर आर 20 ब्लू बॉल्स बच्चा इन दिस पर्टिकुलर बैग, एंड दैट्स हाउ बच्चा दिस क्वेश्चन वाज एक्चुअली डन, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। इजी था ना बच्चा,
बड़ा इजी था, राइट? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड हॉट्स खत्म हो गया फाइनली। आप सोच सकते हो बच्चा इतने ही हॉट्स में इतना टाइम लगा, तो और हॉट्स लेता तो क्या हो जाता। तो राइट ना मैंने इतना ही हॉट्स लिया बच्चा, दैट्स मोर देन इनफ। मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चा कि मेरा जो मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वो एपी में है, बट उन्होंने खुद बोला है कि अस्यूम करे कि द मेजर्स ऑफ एंगल्स भी a प्लस डी एंड a प्लस 2d, उन्होंने खुद बोला है, मैंने लिख लिया। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल a है, दूसरा एंगल a प्लस डी है एंड तीसरा एंगल a प्लस 2d है, आपको नहीं लगता बच्चे यहां पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? What does the angle sum property say? Yes, the sum of the measures of all the angles of a triangle is 180 degree. मतलब क्या मैं बोल सकता, therefore angle number 1 that is a plus d plus a plus 2d that will become 180. इसका रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां पे a plus a होता है 3a, d plus 2d होता है 3d, that will become 180. अगर 3a plus 3d 180 है बच्चा, क्या मैं डिवाइड थ्रू आउट बाय 3 कर सकता हूं इसको? यस, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3 मतलब a प्लस d विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सिंपल, आपको लीनियर इक्वेशन नंबर 1 मिला, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया, काम खत्म। चाहो तो रीजन लिख सकते हैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3 भी। ओके, नेक्स्ट वाला जो कंडीशन है बच्चा वो इंपॉर्टेंट है। द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस। नहीं समझा? ब्रेक करो। द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल बच्चा a प्लस डी एंड a प्लस 2d में आपको क्या लगता है बच्चा इन तीनों में कौन सा छोटा रहेगा? जाहिर सी बात है ना बच्चा a, बिकॉज बाकी सब कॉमन डिफरेंस से ऐड हो रहे हैं, तो यहां पे a छोटा एंगल है। द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल मतलब a इज इक्वल टू 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d होता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय d हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5d है। हो गया ना बच्चा? इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो एंड ये इक्वेशन नंबर 2 जो मिला है उसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या था? a प्लस डी इज इक्वल टू 60 था, वहां पे a का वैल्यू आपको मिल गया 5d प्लस d इज इक्वल टू 60 हो गया। तो 5d प्लस d होता है 6d, अगर 6d का वैल्यू 60 है तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? यस, d का वैल्यू हो जाएगा 10। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ d एज 10 बच्चों, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आपको पता है कि a इज इक्वल टू हमने 5d करके लिखा था इक्वेशन नंबर 2 में, तो दिस विल बिकम 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड a इज इक्वल टू 50 बन जाएगा। सिंपल है, आपको a मिला, आपको d मिला, उन्होंने हमसे मांगा है मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स, तो a का वैल्यू 50 है, तो a प्लस d का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा? 50 प्लस 10 मतलब 60 हो जाएगा, एंड a प्लस 2d कितना हो जाएगा बच्चा? 50 प्लस 20 मतलब 70 हो जाएगा, काम खत्म। सो यू गॉट ऑल द एंगल्स बच्चों। यू कैन फाइनली राइट द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 50 डिग्री, 60 डिग्री and 70 degree respectively, and this is how you solve this question as well, and it was as simple as that. तो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस थोड़े इजी ही है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। होपफुली बच्चा आप लोग को इतना तो समझ में आ गया कि एक्सटर्नल हॉट्स कैसे टाइप के आते हैं। एक्सटर्नल हॉट्स जो आते हैं वो ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप आते हैं, एंड जो भी आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल आपके टेक्स्ट बुक रिलेटेड ही आते हैं, कोई बाहर का वैसा नहीं आता है, सिर्फ आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। सो बच्चों, आप लोग जो हॉट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं यही सबसे बड़ा गलती करते हैं आप स्टार्टिंग में। आपको स्टार्टिंग में आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस, टेक्सचुअल हॉट्स, टेक्सचुअल वर्ड प्रॉब्लम्स, ये सारे चीजें अगर आप अच्छी तरह से करते हैं ना, तो इसमें अपना दिमाग अपने आप लग जाता है। मेरे प्राइवेट स्टूडेंट्स जो थे उनको ये सारी चीजें पता है, उनको मैं पिछले 1.5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो दे नो वेरी वेल हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ हॉट्स बिकॉज दे हैव एक्चुअली फोकस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट्स, द बेसिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक। तो आप लोग भी अपना टेक्स्ट बुक का बेसिक्स को पहला क्लियर करें अच्छी तरह से, एंड ये हॉट्स आप लोग को ईजी हो जाएगा। आशा करता हूं बच्चों आप लोग को आज का हॉट्स अच्छी तरह से समझ में आ गया है। एग्जाम के पहले प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लेना, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग अलजेब्रा एग्जाम एज वेल। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में ज्योमेट्री के लिए, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।